बाहर भी तो खराब हवा है। पॉल्यूशन को कम करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोगों को कैसे समझ में आए कि खतरा है? जब बच्चों का सिम्टम स्टार्ट हो रहा है तो जो घरेलू नुस्खे हैं, आप उन्हें गागल देना चालू करें, 50% बच्चे इसी से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद भी अगर दिक्कत नहीं होती तो आप अपने जो नियर जो फिजिशियन है या जो चेस्ट स्पेशलिस्ट उनके पास जाएं और जल्दी अपना ट्रीटमेंट चालू करें। महीने में 2 बार या मतलब थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ बाहर और वो तुरंत बीमार पड़ जाते। पहले से 5 से 7 साल में अगर हम जो चीजें बच्चों में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो बच्चे के लिए वो इम्यून सिस्टम उसको अपना मानेगा, उसको नॉन सेल्फ नहीं मानेगा। बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? जो जेनेटिक फैक्टर जो एलर्जी से रिलेटेड हो सकती हैं उनमें अस्थमा सबसे ऊपर आती है। इनहेलर और नेबुलाइजर खतरा है कहीं से सेहत के लिए? इनहेलर को लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई एडिक्शन नहीं, वो बहुत सेफ मेडिसिन है। नेबुलाइजर बच्चों को देते हैं बिकॉज वो इनहेलर प्रॉपरली ले नहीं पाते, तो यूजुअली हम उन्हें नेबुलाइजर या इनहेलर हम लोग एक किट से उनको बच्चों को देते हैं। इम्यूनिटी कितना रोल निभाती है? इम्यूनिटी का मतलब होता है सेल्फ और नॉन सेल्फ, मतलब जिसको हमारी बॉडी ने सेल्फ माना हमें उसके अगेंस्ट में रिएक्शन नहीं होगा। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? ये गजल कम, दिल्ली का विजुअल प्रेजेंटेशन ज्यादा लगता है। और दिल्ली क्यों, अब लगभग कई शहरों के हालात ऐसे ही हैं। पॉल्यूशन की वजह से स्मॉग जैसी स्थिति रहती है। स्कूल खुलने को नहीं पाते क्योंकि बच्चों की सांसों पर खतरा है। इसलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। हमारे साथ इस वक्त रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष जायसवाल साथ में हैं। डॉक्टर साहब, आपका लगभग 18-20 साल का तजुर्बा है, तो पिछले कुछ वक्त में आपके पास क्या पेशेंट्स की तादाद बढ़ी है? बाढ़ सी आ गई है एक तरह से कहें तो। डेफिनेटली अगर हम देखें हम लोग का जो ओपीडी में जो फॉल है पेशेंट्स का, पहले क्या होता था कि यूजुअली हम देखते थे यंगर जनरेशन या ओल्डर जनरेशन जिनको अस्थमा या सीओपीडी की प्रॉब्लम होती थी वो ओपीडी में आते थे। पर हम देख रहे हैं अभी जो बच्चों का जो नंबर जो बढ़ रहा है, अब देखा गया कि हर 3 में से 1 बच्चे को किसी न किसी चीज़ की एलर्जी है। पोल्यूशन के कारण जो प्रॉब्लम है, जेनेटिक्स के कारण जो प्रॉब्लम है, तो जो ये स्पेक्ट्रम है ये बहुत बढ़ गया है। अब बच्चों से लेके कोई भी एज ग्रुप का बंदा सामने आ सकता है जो आपकी ओपीडी में जिनके नंबर्स बढ़ रहे हैं। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो पोल्यूशन के कारण लंग्स की प्रॉब्लम जो बहुत बढ़ गई है या जो स्मोकिंग के कारण जो चलन बहुत बढ़ गया है, ई सिगरेट्स का जो चलन बहुत बढ़ गया है, इससे भी बहुत से पेशेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अब ओपीडी में डायरेक्टली आने लग गए हैं। डेफिनेटली इस समय अगर इस चीज़ को नहीं संभाला गया तो ये नंबर और विगत वर्षों में बढ़ता रहेगा। यानी आप कह रहे हैं पहले जो किसी को साथ में एक प्रॉब्लम होती थी उसको ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन अब केसेस बढ़ रहे हैं और हर व्यक्ति लगभग वल्नरेबल है। ओके। वो किस वजह से है? क्या हमारे क्योंकि अब जितनी भी डॉक्टर से हमारी बात हुई, आप किसी भी बीमारी को उठा लेंगे, एक बड़ी वजह वो पॉल्यूशन जो हमारा वातावरण है उसको बताते हैं और दूसरी वजह मिलावट है। तो ये क्या परिस्थिति जन्य है सब? हाँ, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। केवल रेस्पिरेटरी मेडिसिन नहीं, आप अगर डायबिटोलॉजी देखें, नेफ्रोलॉजी देखें, कार्डियोलॉजी देखें, आप देखिए हर जगह लोगों की नंबर्स बढ़ रहे हैं। सो इसके बहुत मल्टी फैक्टोरियल चीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो जो हम लोग की लाइफस्टाइल में जो चेंज आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा वेस्टर्नाइजेशन हुआ है हमारे डाइट पैटर्न का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पोल्यूशन का जो रैम्पेंट बढ़ना, लोगों को जो जो जितने गैजेट्स हमारे हाथ में आ गए हैं, वी आर मोर ऑफ आजकल हम लोग ऐप प्रोन ज़्यादा काम करते हैं, हम लोग घर में ज़्यादा रहना चूज़ करते हैं। और कोविड के बाद तो देखिए एक ऐसा सर्ज आया है कि जो ये ऑनलाइन कल्चर स्टार्ट हुआ है बहुत ज़्यादा हो गया। पहले हम लोग के समय में बच्चे बाहर खेलते थे, स्कूल से आए हम लोग और शाम को 8 बजे घर घुसते थे। पर अब क्या देखा जा रहा है कि बच्चा कोई ना कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहा है, किसी कंप्यूटर में वो अपने घर पे टीवी देख रहा है या घर पे प्रोग्राम देख रहा है। एक इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली का जो भी चलन बढ़ रहा है उसके कारण भी ये बड़ा ही प्रॉब्लम हुआ है। पहले घर के जो बड़े बुजुर्ग थे बच्चों को बाहर पार्क ले जाते थे, उनको घुमाते थे, उनकी जो मसल ग्रोथ होती थी, जो उनके अंदर बोन का ग्रोथ होता था, वो ग्रोथ भी रुका हुआ है बिकॉज बच्चे आजकल अब घर पे बैठे हाँ, ये शिथिल हो सवाल गए पूछना हैं। चाह रही थी कि मतलब जब हम रेस्पिरेटरी बात करते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ नाक से सांस लेने वाले, या तो हाउ दिस इज कनेक्टेड टू कि आप घर पे मोबाइल देख रहे हैं, क्योंकि बाहर भी तो खराब हवा है, लोग यही कहते हैं, और इस वजह से स्कूलों की छुट्टियां हो रही हैं कि बाहर जाएंगे तो सांस नहीं लेंगे। उसके लिए क्या डेवलप होना चाहिए, या मतलब कैसे आप फाइट कर सकते हैं इसको? देखिए सबसे पहले तो इस चीज़ को हमें जो ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो अगर आप एक पॉल्यूशन को एक छोटी समस्या नहीं ना, पॉल्यूशन को तो हमें हर एक लेवल पे देखना पड़ेगा। केवल हमारे बात करने से पॉल्यूशन कभी ख़त्म नहीं होगा। तो पॉल्यूशन में आप इंडिविजुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकारें क्या कर सकती हैं, सोशल जो हमारी एज सर्विसेज हैं वो क्या कर सकती हैं, इन सबको भी देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। डेफिनेटली पॉल्यूशन को कम करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने, अगर
हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में ये जो एलर्जी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हुँ, उसको पहले दिन से ही समझना बहुत ज़रूरी है। पहले दिन से उसको हिट करना हुँ, बहुत ज़रूरी हो गया है। मास्क का जो यूज़ हम लोग बोलते हैं, जो रेस्पिरेटरी हाइजीन हम लोग बोलते हैं। अब देखिए हर घर में आप किसी के भी घर में बच्चे हो, महीने में 1-2 बार तो बच्चा स्कूल नहीं जा पाता बिकॉज़ ऑफ उसको कफ एंड कुछ ना कोल्ड कुछ है, कुछ प्रॉब्लम ना है। कुछ जी। प्रॉब्लम हुँ, रेस्पिरेटरी की चल रही है। रेस्पिरेटरी में यूजुअली हम लोग कफ, कोल्ड, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। पर जो सबसे कॉमनेस्ट सिस्टम है रेस्पिरेटरी का वो है हम लोगों का जो ये कफ एंड कोल्ड जो हो सकता है। हुँ, सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के इम्यून सिस्टम पे बहुत देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों क्या खा रहा है बच्चा, किस तरीके से अपनी लाइफ़स्टाइल जी रहा है। हुँ, भले हम बशर्ते हम बच्चों को बाहर नहीं बेच पा हुँ। रहे बिकॉज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हम डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं कि जब अर्ली मॉर्निंग में पीक टाइम या इवनिंग में जब बहुत ज़्यादा एक्यूआई रहता है तो बच्चों को घर पे ही रखें। ऐसे कंडीशन में बहुत ज़रूरी है कि घर में ऐसे गेम्स लाए जाएँ जिससे उसके मानसिक के साथ-साथ उसके शारीरिक विकास पे भी उसको बढ़ावा दिया अब जाए। हम ये सब बातें करने लगेंगे तो लोग कहेंगे ज्ञान मत दो, वो अभी पहले हुँ। बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात हो जाएँगी, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए और एक्यूआई वगैरह। तो क्रमवार चलते हैं। सबसे पहले तो लोगों को कैसे समझ में आए कि खतरा है? कि आपके बच्चे को बुखार हुआ या थोड़ी-सी एलर्जी हुई, खाँसना, छींकना शुरू किया, कहाँ पर आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है और किस-किस तरह से मतलब लक्षण क्या आप पहचान सकते हैं और किस उम्र के देखिए, दायरे में? अगर कोई बच्चे की अगर हम बात करते हैं, तो अगर जो बच्चे अगर आजकल बच्चों को बहुत जल्दी रिकरेंट कॉफ एंड कोल्ड होता है। अगर हुँ, ऐसे बच्चे हैं, तो बहुत ज़रूरत है कि जब बच्चों का सिम्पटम स्टार्ट हो रहा है, तो जो घरेलू नुस्खे हैं, हुँ, घरेलू नुस्खे में क्या कर सकते हैं, आप उसको स्टीम देना चालू करें। हुँ, आप उन्हें गागल देना चालू करें, 50% बच्चे इसी से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद भी अगर दिक्कत नहीं होती तो आप अपने जो नियर जो फिजिशियन है जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है उनके पास जाएं और जल्दी अपना ट्रीटमेंट चालू करें। हुँ। अगर बच्चा आपका एलर्जिक है तो उसको वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन से बहुत हम लोग अच्छे लेवल तक प्रिवेंट कर सकते हैं कोई भी डिजीज़ की मॉर्बिडिटी। फ्लू की और फ्लू वैक्सीन। की वैक्सीन लगाएं जो कि अब तो हम हर एक एज में बोलने लगे हैं बिकॉज। और दूसरा बात ये भी देखिए ना आजकल अभी एक नया वायरस आ गया, पहले एक वायरस गया था, हुँ, अभी जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस आ गया उसके कारण बच्चे बहुत बीमार होने लग गए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बच्चों को वैक्सीन ज़्यादा प्रॉपरली टाइम पे लगाएं। वैक्सीनेशन बच्चों का नहीं हुआ है। हुँ, प्लस अगर अर्ली सिम्टम्स का डिटेक्शन करें, डॉक्टर के पास जाएं, जो घरेलू नुस्खे उसको अपना करें। अगर इसके बाद ही बच्चे को फीवर आने लग जाता है, चेस्ट पेन होने लग जाता है, ब्रेथलेसनेस होने लग जाता है, तब हुँ। तो बहुत ज़रूरत है कि आप एक रेस्पिरेटरी वाले को ज़रूर से दिखाएं। तो ये जो आपने घरेलू नुस्ख़ों की बात की है, ये खतरा नहीं है कि मतलब कोई भी कर सकता है? क्योंकि कई बार लोग अति कर देते हैं। तुरंत सर्च इंजन पे देखा और उसके बाद कहा कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, हम नहीं जाते डॉक्टर के पास। देखिए इनिशियली तो देखिए अगर कोई से बच्चों को स्टार्ट हो रहा है कफ एंड कोल्ड तो इनिशियली डॉक्टर के पास जाने का कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती भी नहीं ना बिकॉज हमें 2 से 48 घंटे तक वेट करना चाहिए। क्योंकि बॉडी का खुद एक इम्यून सिस्टम है जो कि हर डिजीज़ को रोकने में काम करता है। अगर दो उस दौरान आप ज़्यादा फ्लूइड दें, डाइट पे ध्यान दें हुँ, और उसको आप स्टीम दें। स्टीम का भी एक तरीका होता है, आप दिन में 2 या 3 बार ही स्टीम दे सकते हैं। अगर आप हर 2-2 घंटे पे स्टीम उससे देंगे तो ज़्यादा उसको नहीं जा बच्चे को नाक में से खून आने लग जाएगा। तो स्टीम का भी एक लिमिटेशन है, आप गर्म पानी दे रहे हैं तो इट शुड बी गुनगुना पानी। बहुत गर्म देंगे तो उसका थ्रोट और डैमेज हो जाएगा। हुँ, तो हर चीज़ का एक लिमिटेशन है, हर अच्छी चीज़ का एक नेगेटिव पॉइंट भी है। तो हुँ। इस चीज़ को समझ के सामंजस्य बैठा के ही हमें वो ट्रीटमेंट करना चाहिए। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनको महीने में 2 बार या मतलब थोड़ा-सा एक्सपोज़र हुआ बाहर और वो तुरंत बीमार पड़ जाते हैं? क्या बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा हमने लोगों ने नाज़ुक बना दिए हैं कि उनका एक्सपोज़र नहीं है इतना ज़्यादा, बिल्कुल वो धूल में नहीं खिलाते और वो तुरंत बीमार हो जाते, बाहर देखिए, जाते इसमें ही? ना अगर हम इम्यूनिटी की थ्योरी पे जाएँ तो पहले से 7 साल, 5 साल तक ही बच्चों का सारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। हुँ, यानी पहले से 5 से 7 साल में अगर हम जो-जो चीज़ें बच्चों में इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो वो बच्चे के लिए वो इम्यून सिस्टम उसको अपना मानेगा, उसको नॉन सेल्फ नहीं मानेगा। हुँ, इसका मतलब क्या हुआ, आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई, हम बचपन कोई बच्चों को बचपन अरे इसको सफाई कर दो, इसको धूल में मत जाओ, धूल के खेलों में मत ले जाओ। इससे क्या होता है, जो इनिशियल ईयर में जो हम लोगों को मिलता है, एंटीजन जो मिलता है, बॉडी उसको सेल्फ मान लेती है। हुँ, फिर आगे फ्यूचर में अगर वही चीज़ आती है तो हमें उससे इम्यूनिटी नहीं होती है। आपने देखा होगा कोई विदेश से बच्चा आता है वो इंडिया में आते बीमार हो जाता है हुँ, और जैसे वो पानी पिएगा वैसे बीमार हो जाएगा। हुँ, इसका मतलब है कि इसका ये मतलब नहीं ना कि उसका वो बहुत सेंसिटिव बच्चा है। इसका ये मतलब है कि जो एंटीजन हमारे अंदर यूजुअली हैं जो हमें प्रॉब्लम नहीं करते, उस हुँ, बच्चे के लिए एंटीजन एक रिएक्शन करते हैं, उसको इम्यूनिटी के कारण उसको दिक्कत होने लग जाती है। तो बहुत ज़्यादा जैसे हमारे बड़े बूढ़े के बच्चों को खेलने दो, धूल में खेलने दो, नीचे कर रहे हैं करने दो। इससे भी बच्चों की इम्यूनिटी बनती है। हुँ, तो पहला तो पॉइंट है इम्यूनिटी का जो हम लोग को देखना। पर अगर ऐसे बच्चे जिनको हर हफ्ते में 2 बार 3 बार दिक्कत हो रही है, जी। तो ये उसके परे है। उस बच्चे को या तो कोई राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, अस्थमा के सिम्टम्स होंगे। बच्चों की टाइमली इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन ऐसे बच्चों को लगाना बहुत ज़रूरी है।
जैसे आपने बताया उस हिसाब से तो सर कोविड टाइम में बहुत से बच्चे जिनकी पैदाइश ही तब हुई, उनके तो इनिशियल ईयर बिल्कुल बंद घरों में और एकदम पूरे प्रिकॉशन के साथ हुआ है। वो आगे जाके उनकी इम्यूनिटी कैसी रहेगी? इम्यूनिटी केवल एक पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती, इम्यूनिटी कई फैक्टर पे डिपेंड करती है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा हुँ, बड़ा फैक्टर हम लोग की जो बॉडी की बिल्ट है, हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसा है। अगर हम बच्चों को प्रोटीन डाइट ज़्यादा दें, उससे भी हमारे इम्यून सेल्स डेवलप होते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं। हुँ, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इससे भी इम्यूनिटी डेवलप होती है। सेकेंडली, इम्यूनिटी का जो तीसरा कंपोनेंट जेनेटिक होता है, तो जो माता पिता से मिल रहा है उससे भी कुछ इम्यून सेल्स हम लोग को मिल रहे हैं, तो वो भी कुछ इम्यूनिटी हमें वहाँ से भी मिलती है। ओके। तो कुल मिला के एक फैक्टर है डेफिनेटली। जो बच्चे कोविड में, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। उन्होंने केवल डिजिटल देखा है, हुँ, उन बच्चों ने केवल घर पे रहा है। उनके लिए तो लाइफ का जो हम लोगों ने जो देखा है उससे 360 डिग्री है उनका। तो बिल्कुल। जो हम लोग पले बड़े हैं, हुँ, डेफिनेटली उनके लिए प्रॉब्लम भी है। देखिए, और केवल बच्चों में नहीं, हुँ, अब देखिए अडल्ट्स में भी कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कितने हार्ट अटैक्स बढ़ गए हैं। हुँ। पहले हम देखते थे हार्ट अटैक इस बीमारी ऑफ मोर देन 55 ईयर्स। अब देखिए 30 साल के बंदों के हार्ट अटैक आ रहा है। लड़कियों को आपने कभी नहीं सोचा हार्ट अटैक आ सकता है। आजकल गर्ल्स में भी, जो मतलब एल्डरली गर्ल्स हैं, 30 8 45 साल की बच्ची को अभी अभी हुआ। केस आया। हाँ, वो शायद से हार्ट, उसमें इन्वेस्टिगेट की ज़रूरत है कि वो हुँ, हार्ट हुँ, अटैक था कि वो कार्डियोमायोपैथी थी। हुँ, सो अब ये चीज़ें भी बहुत बढ़ गई, ये भी कोविड के कारण ही। जो अच्छा देखिए, कोविड के बाद क्या हुआ, हम लोग घर पे रहना ज़्यादा, उस दौरान हम केवल घर पे रहे, हमने एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल कर ली और हुँ। हमें इसकी आदत पड़ गई है। खाना-पीना कैसा हो गया, वो पूरा चेंज हो गया। पूरा खाना फैट से भरा हुआ, बाहर जो हम लोग की जो बेसिक जो हमारी बैलेंस डाइट का ट्रेंड था, वो हमने ख़त्म कर दिया है। ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके। बीमारियाँ कौन-कौन सी होती हैं? आपने बताया अभी बच्चों को देखना होगा कि अस्थमा नहीं है, तो हुँ। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और सांस की बीमारियाँ ख़ास तौर पे क्या-क्या होती देखिए, हैं? अगर हम लोग सांस की बीमारियों की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट है। जैसे जो जेनेटिक फैक्टर जो एलर्जी से रिलेटेड हो सकती हैं, उनमें अस्थमा सबसे ऊपर आती है। अगर वो लंग में हो रही है तो ब्रोंकियल अस्थमा है, अगर नाक में हो रही है तो राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है या फेरिंजाइटिस है। ये एलर्जिक कंपोनेंट के एलर्जी के कारण ऐसा होता है। हुँ। कभी कभी कुछ लोगों को ऑक्यूपेशनल भी हो सकता है, पोल्यूशन के कारण भी अस्थमा लोगों को हो रहा है, वो भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर कई हो लोग सकता सुबह है। उठते हैं और अचानक छींकना शुरू कर देते हैं या कहीं कोई स्मेल अचानक से हाँ, उनको आई तो वो तो ये एलर्जिक राइनाइटिस का पार्ट है। बहुत से ओके। लोग एलर्जिक होते हैं, जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है उसके हुँ, कारण जो कोल्ड है वो उनको राइनाइटिस कॉज करती है। हुँ, तो ये एलर्जिक राइनाइटिस के ऐसे पेशेंट्स होते हैं। कुछ लोगों को जैसे बाहर जाते वैसे उनको दे फुल सफोकेटिंग, ये पोल्यूशन के कारण हो सकती है। हुँ, तो ये इनमें मेन इश्यूज क्या है, जो हमारे ब्रोंकस हैं वो थोड़े से दब रहे हैं। अगर हम लंग की बात करते हैं, हुँ, अगर हम साइनस की बात करते हैं तो इन्फ्लेमेशन होता है, जिसके अंदर जो वहाँ की जो म्यूकोसा है उनके अंदर कंस्ट्रिक्शन होता है, उनमें पानी जमा होने लग जाता है, जिसके कारण ये दिक्कत होती है। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बीमारी है वो है सीओपीडी की, जो हमारे स्मोकर्स से होता है, अच्छा। या जो बहुत लंबे समय से कोई बंदा कोल फैक्ट्री में काम कर रहा है, जो इनहेल कर रहा है, या सीओपीडी क्या है? सीओपीडी का अगर हम फुल फॉर्म करें तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर बोलते हैं। आजकल इसका नाम भी बदल गया, इसको आजकल सीओएडी बोलते हैं, एयरवे डिसऑर्डर। ओके। तो ये यूजुअली ये परमानेंट बीमारी है। अस्थमा कोई परमानेंट नहीं है। अस्थमा में ये ट्रांजिएंट है, हमें दिक्कत हुई, ब्रोंकोस्पाज्म हुआ, हमने इनहेलर दिया, बंदा ठीक हो गया। हुँ, पर सीओपीडी में टेम्परेरी नहीं, ये परमानेंट होता है। कुछ एक लेवल पे डैमेज होता है, एल्वेलस लेवल पे, एयरवे लेवल पे, हुँ, जिसके कारण हमें इनहेलर्स की रेगुलर ज़रूरत पड़ सकती है। सीओपीडी यूजुअली जो देखा गया है वो पोल्यूशन के कारण ये स्मोकिंग के कारण होता है। ओके। और आजकल हम लोग देख रहे हैं, अगर कंटिन्यूअस हम लोग को पोल्यूशन के एक्सपोजर में रहेंगे, हुँ, उनको भी सीओपीडी हो सकता है। थर्ड, इन्फेक्शंस हम लोग देख ही रहे हैं, हुँ, निमोनिया इन्फेक्शन की बात करते हैं तो ऊपर से अगर हम बात करें तो नाक का भी इन्फेक्शन को भी हम लोग लंग में, क्योंकि अल्टीमेटली सिम्टम्स खांसी ही होती है ऐसे हुँ, पेशेंट्स हुँ, की। गले में इन्फेक्शन होना, फेरेंजाइटिस को बोलते हैं, या निमोनिया जो अपन आजकल देख रहे हैं, वायरल निमोनिया कितना रैम्पेंट है, तो ये निमोनिया। और चौथा जो हम लोग देखते हैं वो लंग कैंसर्स हो सकते हैं। हुँ, लंग कैंसर आजकल बहुत बहुत बढ़ गया है, ये बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। पहले हम लोग देखते थे कि लंग कैंसर मेल्स में ये 60 के बाद होता था, पर ओके। अब देखिए लंग कैंसर का जो इंसिडेंस है बहुत जल्दी बढ़ गया, 40s में आने लग गया है। और एक लास्ट जो चेस्ट की बीमारी है उसको हम लोग आईएलडी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल लंग, जो वो लंग के अंदर के जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर फाइब्रोसिस होने लग जाती है, जिसके कारण दिक्कत होती है। पर ओके। अगर सबसे कॉमन देखा जाए, जो सबसे कॉमन प्राय जो हम लोग सब देखते हैं, हुँ, वो ये एलर्जिक इन्फेक्शन, एस्थमा, ये बहुत कॉमन होता है। तो किस लक्षण से सचेत हो जाना चाहिए कि अब ये नॉर्मल नहीं है, इससे आगे आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है? देखिए, अगर कोई किसी को बार-बार कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या कोई भी इन्फेक्शन में फ़ीवर बहुत हाई ग्रेड हो जा रहा है, जैसे कोई बच्चा है या कोई यंग अडल्ट है, उसको कफ एंड कोल्ड आ रहा है, उसने स्टीम लिया, गागल लिया, पैरासिटामॉल लिया, अपना फ्लूइड लिया, डाइट पे ध्यान दिया, अगर उसके बाद भी उसको गले में दर्द होना, हुँ, नाक से कहीं खून आना, हुँ, या खांसी बढ़ जाना,
या बुखार नहीं जाना, अगर हम्म ऐसे सिम्टम्स बढ़ते हैं इसका मतलब है कि वो लंग में भी आ सकता है। चेस्ट पेन होना, सांस फूलना, हम्म इसका मतलब है कि अब कहीं लंग का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। हम्म आजकल देखिए कोविड के बाद हम लोग सैचुरेशन नापने लग गए हैं घर में। हम्म अगर सैचुरेशन का फॉल होना, तो ये सब डेंजर सिग्नल्स है कि कहीं कोई गड़बड़ है और आपको अपने फिजिशियन से जरूर मिलना चाहिए। ओके। अभी आपने इनहेलर की बात किया, क्योंकि आपने भी पुरानी फ़िल्में देखी होंगी। पुरानी फ़िल्मों में कई बार ऐसा होता था कि कोई मर्डरर होता था, पकड़ा जाता था क्योंकि वो इन्हेलर अपना फेंक के चला गया। तो हम्म, बड़ा एक अलग-सा ये वो होता था कि हम्म, मतलब बहुत रेयरली कोई इन्हेलर यूज़ करता है। तो अब आज की तारीख में आप देखेंगे कि डॉक्टर तुरंत सजेस्ट कर देते हैं किसी को थोड़ी स्थिति में है कि आप इन्हेलर यूज़ कर लीजिए, और बच्चों के केस में नेबुलाइज़र। जबकि बड़े थोड़ा हिचकते हैं, हम्म। कोशिश करते हैं कहीं आदत ना पड़ जाए। क्या उसकी आदत पड़ सकती है, और इन्हेलर और नेबुलाइज़र खतरा है कहीं से सेहत के लिए? देखिए इनहेलर है सही, एक्चुअली ये एक मुहिम थी हम लोगों की चेस्ट स्पेशलिस्ट की। हुँ, सबसे पहले समझना पड़ेगा जो भी हम दवा खाते हैं वो दवा डिजोल्व होकर उस ऑर्गन तक पहुंचती है। हुँ, इनहेलर में डायरेक्टली वो दवा सीधे लंग में पहुंच जाती है। हुँ, जो दवाएं हम लोग मिलीग्राम्स माइक्रोग्राम्स में खाते हैं, ग्राम्स में खाते हैं, 625 मिलीग्राम, हुँ, इनहेलर से वो माइक्रोग्राम होती है, मतलब उसका भी 1,000वां भाग होती है। हुँ, तो यानी ये जो दवा डायरेक्टली लंग में जा रही है, लंग में डिपॉजिट हो रही है, इसका कोई दूसरे ऑर्गन पे असर नहीं होता। इसलिए इनहेलर ही बेस्ट मेडिकेशन है। ओके। एडिक्शन कभी किसी इनहेलर का नहीं होता। इनहेलर कभी भी ब्रेन कोई भी चीज़ों का एडिक्शन होता है जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को चले जाते हैं। हुँ, मेरे पास बहुत सी मम्मियाँ बोलती हैं, बोली अरे ये तो आदत पड़ जाएगी, इनहेलर मत दीजिए डॉक्टर साहब हमारे बच्चों हुँ, को। तो मैं उन्हीं मदर को बोलता हूँ, क्या खाना खाने से भी आदत पड़ जाती है? हुँ, क्या आप खाना भी नहीं देंगे? आप अगर बच्चा बोलने लगे मम्मी यार ये तो आप मुझे डेली खाना देते हो, मैं खाना मत दो, मुझे हुँ, इसकी आदत पड़ गई है। तो क्या, क्योंकि खानी हमारी बॉडी की नीड है। हुँ, सिमिलरली इनहेलर जो चेस्ट के पेशेंट्स हैं, जो एस्थमेटिक पेशेंट है, उनके लिए वो नीड है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं ना, उसका कोई एडिक्शन नहीं ना। हुँ, लोग बोलते हैं हमें इनहेलर से फ़ायदा ही नहीं होता, तो वो लोग इनहेलर की टेक्नीक प्रॉपर नहीं लेते हैं। जो ओके। सर्वे है इंडिया में 60% लोग ऐसे हैं जो इनहेलर्स को प्रॉपर ले ही नहीं पाते। जब आप इनहेलर्स को प्रॉपर ले नहीं पाएंगे तो उसका पूरा असर नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा कि तो बेमानी है, तो पैसा वेस्ट हो रहा है। हुँ, जबकि ऐसा होता नहीं है। हुँ, इनहेलर को लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई एडिक्शन नहीं, वो बहुत सेफ मेडिसिन है। अब देखिए नेबुलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो छोटे से छोटे बच्चों को भी हम दे देते हैं, हुँ, बिकॉज वो इतना सेफ है कि वो किसी को डैमेज कॉज नहीं नहीं करेगा। करता। ओके। नेबुलाइजर बच्चों को देते हैं बिकॉज वो इनहेलर प्रॉपरली ले नहीं पाते, तो यूजुअली हम उन्हें नेबुलाइजर या इनहेलर हम लोग एक किट से उनको बच्चों को देते हैं। हुँ। कोविड के टाइम हमने देखा सब मास्क पहन के घूम रहे थे। अब जो नई बीमारी की बात आ रही है, उसको लेकर भी धीरे-धीरे लोगों में पैनिक है। हालाँकि बार-बार बात आ रही है कि सब ठीक है, सब कंट्रोल में है। आपको क्या लगता है, स्थिति क्या है और क्या डरने की बात है? देखिए जो ये वायरस है, जो आरएसवी वायरस या ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी की जिसकी बात हो रही है, हुँ, ये कोई नया वायरस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं ना। हुँ, बहुत पहले से इसके वायरस आते रहे हैं, इसलिए हमारे में क्रॉस इम्यूनिटी इस वायरस की ऑलरेडी है। ओके। तो इस वायरस से परेशान होने की बात नहीं है। अगर हम डाटा पकड़ें तो इन्फ्लुएंजा से जितनी डेथ्स होती हैं वो बहुत, उससे बहुत कम डेथ इससे होती है, जबकि इन्फ्लुएंजा बहुत कॉमन वायरस है। हुँ, तो घबराने की बात ही ना, कोई इसमें डेंजर सिग्नल्स की बात नहीं ना। मगर हाँ, जब भी वायरस जब भी बढ़ता है तो हमें जो एट रिस्क पॉपुलेशंस हैं, हुँ, जैसे जो बच्चे जो कि लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं, हुँ, या बच्चों जिनमें प्रॉब्लम है, या जो मोटे बच्चे हैं, हुँ, तो या बच्चे जो अर्ली जिनको डायबिटीज़ है, इनमें ये वायरस प्रॉब्लम कर सकता है और कोई भी वायरस प्रॉब्लम कर सकता है। या जो भी, अगर एल्डरली की बात करें तो जिनको कैंसर है, जो इम्यूनोथेरेपी पे हैं, जो डायलिसिस पे हैं, जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, जो अनकंट्रोल्ड एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, इनमें ये वायरस ज़्यादा खतरा कर सकता है। ये और हर कोई वायरस खतरा कर सकता है। हुँ, अगर हमें किसी वायरस से डेथ भी होती है तो ये वायरस के कारण डेथ नहीं होती, जो प्री एग्जिस्टिंग डेथ प्रॉब्लम जो बढ़ने के कारण हुँ, ही है, इसको वायरस के कहना गलत है। अभी तक तो ऐसा घबराने की बात नहीं ना, हमें बस जो हमने पहले कोविड में सीखा था कि रेस्पिरेटरी हाइजीन को बहुत संभालना है। जब भी छींकें तो अपने हाथ के अंदर कॉलर में छींकें, रुमाल रख के छींकें, हाथ धुलते रहें बार बार, सैनिटाइज करें बार बार हाथ को। जब भी किसी को नमस्ते करें, वो ज़्यादा बेटर टेक्निक है जो हमने पहले भी की है। हुँ। तो इससे थोड़ा सा हम लोग काफ़ी कुछ हद तक बढ़ सकते हैं। नॉर्मली क्या हाइजीन रखना चाहिए? क्योंकि ये तो क्योंकि हम हिंदुस्तान में देखते हैं हाइजीन की बात आती है तो कुछ ख़ास परिस्थितियों में ही वो किया जाता है। आप हुँ। भरी बाज़ार में निकल जाएँ, वहाँ आपको इतना हाइजीन नहीं मिलेगा। कुछ लोग मास्क में रहेंगे और वो एकदम डस्ट एलर्जिक रहेंगे। बाकी वही जनता जो नॉर्मल सड़कों पे काम करने वाली है, और इसमें भी ये भी देखा गया है, कोविड के टाइम में भी इस तरह की बातें होती रही हैं। जो ज़्यादा बच के सँभल के रहा, वो ज़्यादा वल्नरेबल रहा बनस्पत उनके जो सड़क पे काम करने वाले मज़दूर को इतना ख खतरा नहीं था।
देखिए इसमें 2 बातें इम्पोर्टेंट हैं। हुँ, जो आपने पहला तो बोला कि जो कोविड में वल्नरेबल था वो बच फँसा। तो कोविड तो मोर और लेस सबको ही हुआ। ये तो क्योंकि सबके टेस्ट तो कभी हुए नहीं और बाद के कोविड में तो कोविड उसमें आ ही नहीं रहा था। हुँ, कोविड मुझे ऐसा जो मेरा नॉलेज बोलता है कोविड सबको हुआ। ओके। किसी की इम्यूनिटी ने उसको साइटोकिन स्टॉर्म कर दिया, हुँ, वो हमारे साथ नहीं रह पाए। हुँ, या जो इम्यूनिटी जिनकी बहुत ही पुअर थी या उनमें वो दिक्कत हुई। देखिए हुँ, कोविड में जो मोटे लोग थे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, हुँ, जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ थी उनको प्रॉब्लम हुई। हुँ, हेल्दी कोविड में जिसके अंदर साइटोकिन स्टॉर्म हुआ उसमें हम लोग को दिक्कत हुई हम लोगों को। हुँ। सो कोविड से जिनको अगर साथ में कुछ और जिसमें हुँ, साथ में कुछ उनको हुँ, दिक्कत हुई, तो केवल वायरस के कारण पूरा प्रॉब्लम नहीं होता। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो उस चीज़ को हुँ, माइनस करता है, नेगेट करता है। हुँ, जहाँ तक बात है, जो दूसरी बात है कि जो अगर आप एक छोटी बीमारी, हम दूसरी बात करते हैं जो बड़ी रैम बीमारी ट्यूबरकुलोसिस, जो कि इंडिया में सबसे कॉमन रैम्पेंट है। हुँ, तो इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस कभी क्यों नहीं कम हो पाई? आप जा रहे हैं, कोई कहीं भी खांस रहा है, कोई कहीं भी थूक रहा है, हुँ, कोई कहीं भी पान खा रहा है। ये पान कल्चर तो इंडिया में ही है ना, कोई कहीं भी थूकता है। तो जो ये सब जो सारी चीज़ें हैं ये भी इंडिया में कॉमन है, इसीलिए अभी तक देखिए टीबी इतना कॉमन है। ओके। अब देखिए हम जो मुस्लिम फैमिली होते हैं उनमें बड़ा बड़ा कॉमन होता है ट्यूबरकुलोसिस, या घर में किसी को होता है तो बच्चों को फटाफट हो जाता है, क्योंकि हुँ, ये भी एक रेस्पिरेटरी के थ्रू ही फैलने वाला इन्फेक्शन है। हुँ, सो ये भी जो तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें रेस्पिरेटरी हाइजीन बहुत कॉमन इंडिया में बचा के रखनी चाहिए। हुँ, जिस तरीके से खपस कुछ ज़्यादा नहीं करना, जब भी खांसे मुंह में रुमाल रखें। हुँ, जब भी खांस अगर आपको कफ एंड कोल्ड है तो कोशिश करें कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उससे दूरी बनाए। अगर घर में किसी को दिक्कत है, एलर्जीज को बोले अपने अलग अलग अपने कमरे में रहें। थोड़े बहुत ही इन एंड आउट से हम लोग चेंजेस मैनेज कर कर सकते हैं। इम्यूनिटी कितना रोल निभाती है और इम्यूनिटी कैसे तय होती है? देखिए इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कुछ चीज़ों को बॉडी सेल्फ मानती है। जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये हमारे लिए सेल्फ है, इसमें हुँ, हमें कभी रिएक्शन नहीं होगा। हुँ, हम गेंदे के फूल का जो एलर्जेंस आ रहे हैं वो हमारे लिए सेल्फ है, क्योंकि तो इम्यूनिटी का मतलब होता है सेल्फ और नॉन सेल्फ। मतलब जिसको हमारी बॉडी ने सेल्फ माना, हमें उसके अगेंस्ट में रिएक्शन नहीं होगा। हुँ, सपोज 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं यूएस में, एक इंडिया में, वो धूल ही कर रहा है, वो खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है तो धूल उड़ रही है, बॉल नालियों में जा रही है, हम नालियों से बॉल उठा रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं। तो जो ये सारी चीज़ें उस समय हमारी बॉडी के अंदर गई, बॉडी ने उसको सेल्फ मान लिया, क्योंकि बॉडी उस समय उसके हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा था। हुँ, 12 साल 13 साल के बाद हमारा इम्यून सिस्टम पूरा डेवलप हो जाता है। फिर उसमें कोई भी चीज़ जो उसके बाद आती है वो नॉन सेल्फ, फिर बॉडी उसको नॉन सेल्फ को उसके अगेंस्ट में रिएक्शन करेगी। हुँ, छोटा सा एग्जांपल, हमने एक वैक्सीन लगाया, वैक्सीन हमारे बॉडी में गया, वो डेड बेसिलस है, हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट में इम्यून सेल बना लिए। आगे कभी इन्फेक्शन होगा तो वही सेल्स फाइट कर जाते हैं। सिमिलरली जो बच्चा यूएस से कोई बच्चा है जिसके पास ये सब सारे सेल्स नहीं थे, हुँ, तो जब वो यहाँ पे आता है तो उसके लिए सारा नॉन सेल्फ है, उसके लिए नया है, हुँ, उसको रिएक्शन होना चालू हो जाता है। ओके। यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को एक्सपोजर दें। आप बच्चों को एकदम घर पे मत दबाएं, बच्चों को बाहर जाने का एक्सपोजर दें। इससे बच्चों के मेंटल में भी इम्प्रूवमेंट होगा, फिजिकल में भी इम्प्रूवमेंट होगा। उसके डाइट पे ध्यान दें, क्योंकि जितने भी इनमें ये एलर्जी सेल्स होते हैं प्रोटीन इन नेचर, हुँ, तो बच्चों को प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, उससे भी हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो सकता है। बाकी जो बीमारियां हैं उससे बचें, क्योंकि जैसे कोई बीमारियां होती हैं हुँ, वैसे इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायबिटिक। ओके। 2050 में इंडिया इज गोइंग टू बी कैपिटल फॉर डायबिटीज। सो इतना डायबिटीज रैम्पेट हो रहा है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल नाउअडेज। हम लोग अमेरिकन लाइफस्टाइल पे जा रहे हैं। सो जैसे डायबिटीज बढ़ेगी वैसे और इम्यूनिटी कम होगी और हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जितनी जल्दी बच्चों को हम बाहर निकालें, फिजिकल में रखें, बाहर के गेम में उसको निकालें, उतना ही हम लोग को आराम मिलेगा। कोई जितनी जल्दी केस हम देख के सरप्राइज होता है आपको? कोई ऐसा केस आया जिससे आपको खुद लगा कि ये बड़ा ताज्जुब या हैरत की बात, या मतलब कहीं थोड़ा-सा आपको फ़ील हुआ इतने छोटे बच्चे को, या कोई केस इस तरह का? देखिए अब अच्छा, एक और भी अच्छी बात है कि आजकल नए टेस्ट भी बहुत आ गए हैं। पहले तो टेस्ट भी नहीं होते, पहले तो कुछ चीज़ अननोटिस्ड हो जाती थी। हुँ, तो आजकल ना कुछ इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स बच्चों में भी बड़े पहले भी कॉमन थे, जो पहले डायग्नोस नहीं होते थे। हुँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लैक्टोज एलर्जी का। हुँ, तो जो कुछ बच्चों को दूध नहीं पचता है। हाँ, पहले पास हमारे पास इतने टेस्ट सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, ब्लड टेस्ट नहीं थे, तो पता ही नहीं चलता था, हम लोग क्लिनिकली कर देते थे। पर अब आजकल टेस्ट आने लग गए हैं, हुँ, तो हम बता देते कि भाई आपको ग्लूटेन एलर्जी है, आपको लैक्टोज की एलर्जी है। हुँ, सो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एडवांसमेंट हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी और डायग्नोस्टिक्स का, उससे भी लोगों की पता लगने लग गया है। हुँ। उसके कारण भी हमें पता लगने लग गया कि हाँ ये चीज़ें और हमारे साथ बढ़ रही हैं। उसी एक हिसाब से इलाज भी आ इलाज रहा है। करते ओके। आप खुद क्या करते हैं? क्योंकि आप इसी चीज़ के डॉक्टर हैं, आपके और सांस से फैलने वाली सब बीमारियां हैं, आप कैसे सेफ रहते हैं?
देखिए, सबसे हमारे जो हमारे टीचरों ने हमें सिखाया है कि कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा हो, उसको आप सस्पेक्ट करो कि उसको कोई ना कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। हुँ, प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग पार्टी कर रहे हैं, तभी प्रॉब्लम जब हमने गार्ड्स को कम करते हैं। तो जैसे पार्टी हो रही है हमारे घर में, तो हम ये सोचते भी नहीं ना, तो हुँ, तभी हम लोग को इन्फेक्शन कैच होता है। अगर जब हम ओपीडी में बैठ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना, जो कि हम लोग करते आ रहे हैं, हुँ, करें, मास्क पहने। हुँ, इन सब चीज़ों से हम लोग बहुत ज़्यादा इंडिया में देखिए हो नहीं पाता, बिकॉज हम लोग उतने रिसोर्सफुल कंट्री नहीं है कि सबको सब कुछ कर सकें। हुँ, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन कम समय में देखनी होती है, तो बहुत बार हमारे भी गार्ड्स डाउन रहते हैं। हुँ। सो बस चल रहे हैं, सब जैसे सबका चल ऐसे हम भी चल रहे हैं। लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि जो घर पे स्टीम करना, गागल करना, जल्दी डॉक्टर्स के पास जाना, अपने वैक्सीन लगाना, अपने इनहेलर्स प्रॉपरली लेना, मेडिसिन प्रॉपरली लेना, ये करने से हम बहुत लेवल तक बच सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग ये भी कहते हैं ये सब चोचले हैं अमीरों के, मास्क पहन के निकल रहे हैं या एयर प्यूरीफायर लगा रहे हैं। एयर प्यूरीफायर घर में लगाने का क्या संदर्भ है? बच्चा घर से बाहर जाएगा तो वो उसी वातावरण में एक्सपोज होगा, बाहर जो एक्यूआई है। एयर प्यूरीफायर को आप कितना रिकमेंड करते हैं और क्या देखिए, उससे एयर फ़ायदा होता है? प्यूरीफायर का कोई बहुत रिकमेंडेशन नहीं है, हुँ, मगर हाँ, जो बंदे सिवियर सीओपीडी पेशेंट्स हैं, जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, या जो इम्यूनो डिफिशिएंट पेशेंट हैं, केवल उनके लिए ही एयर प्यूरीफायर की वैल्यू है। हुँ, क्योंकि जैसे एक्यूआई बढ़ता है, तो उनके बॉडी सिस्टम पर उसका असर होता है। हुँ, हमको क्या लगता है कि पॉल्यूशन केवल लंग को खराब करता है? नो। पॉल्यूशन, अब देखिए आजकल क्या हो रहा है, जो पीएम 1.0 जो नैनो पार्टिकल्स हैं, वो ब्रेन पे जाके फॉगिंग कर रहे हैं। हुँ, अभी इधर पॉल्यूशन में बहुत से पेशेंट आ रहे हैं, वो बोलने लगे कफ भी बढ़ गया और मैं भूलने लग गया हूँ, जो हाँ। पहले कभी नहीं था। तो ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ब्रेन फॉग, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। सो पोल्यूशन केवल लंग में नहीं, ब्रेन में, किडनी में, हर एक ऑर्गन को कर रहा है। किस एज के पेशेंट होते सारे हैं? पेशेंट को पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो जीरो से लेके एल्डरली किसी को भी इन्वॉल्व कर रहा है। इनफैक्ट ये इनफर्टिलिटी तक कॉज कर रहा है। लोगों में स्पर्म की काउंट कम हो रही है, बिकॉज ऑफ जो ज़्यादा हाई पॉल्यूटेड सिटीज़ में रह रहे हैं। हुँ, सो ये सारे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर रहा है। तो यानी जो ऑर्गन जो रिस्क पे जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए एयर प्यूरीफायर की बहुत, अगर मान लो कोई किडनी पेशेंट डायलिसिस पे है, उसके हुँ, लिए भी प्यूरीफायर की ज़रूरत है, ताकि उसको जल्दी से इन्फेक्शन ना हो सके। और केवल नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स के लिए एयर प्यूरीफायर का कोई वैल्यू नहीं ना, क्योंकि अगर आप देखें, कभी आप घर जाके एक वही मशीन अपने घर पे लगाएं, तो हुँ। घर पे भी एक वही इतना ही होता है जितना बाहर होता है। तो केवल ये सोचना कि हम घर के अंदर बचे रहेंगे, तो ऐसा नहीं ना। डोमेस्टिक एयर पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा एंटाइटी है। और जैसे आपने बताया क्योंकि अब पता लग जाता है, एक्यूआई मशीन्स पहले कहाँ होती है और नहीं गांव होते थे। देहात में को इसकी बात भी करना बहुत हाँ। वो रहेगा। तो एक्यूआई क्योंकि हमारे हाथ में रहता है, हम पता हुँ। करते रहते हैं, तो मालूम चलता है ऐसा। जो लोग खुद क्रिएट करते हैं अपने लिए मुसीबत, अब हम बात करेंगे स्मोकर्स के लिए। अगर कोई स्मोक कर रहा है उसके लिए कितना खतरा है, और स्मोकिंग में भी अब तरह तरह के और उसमें चीज़ें आ गई हैं जो वेप करते हैं लोग। हुँ, और कोई साथ में अगर खड़ा है, पैसिव हुँ। स्मोकिंग या जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्मोकिंग, हाँ जी। कैसे कैसे ये खतरा है? देखिए, स्मोकिंग भी एक ऐसी चीज़ है जो सारी बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। हम्म, पहले हम देखते थे कि जो लंग कैंसर का 90% कॉजेज़ इज़ स्मोकिंग है ओनली, पर अब ये करके 50% हो गया है। 50% पॉल्यूशन ने ले लिया है। यानी, तो पर स्मोकिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम्म, तो है ही है। तो स्मोकिंग सारे तरीके के कैंसर, ये ब्रेन कैंसर से लेके पैंक्रियाटिक कैंसर कुछ भी कॉज़ कर सकता है। मैं सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि या तो आप, अगर आपको स्मोकिंग करनी है, तो आप फिर स्कॉटलैंड चले जाओ। आप इंडिया में मत रहो जहाँ एक्वाई ज़ीरो होता है। बिकॉज़ यहाँ पे ऑलरेडी पॉल्यूशन की मार उसमें, और आप स्मोकिंग करते हैं, तो डबल खतरा आप अपने ऊपर ले रहे हैं। हम्म, अगर आप स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते, तो आप ये देश आपके लिए अब नहीं बचा है। तो इतना खतरनाक स्मोकिंग है अब हम लोगों के लिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बेचारे जो स्मोक नहीं कर रहे हैं, जो उसको हम लोग सेकंड हैंड स्मोक बोलते हैं। ओके, तो जो सेकंड हैंड स्मोक में भी जब हम स्मोक करते हैं, उस जो एक्सहेल गैस है, उसके अंदर भी बहुत सा निकोटीन और बहुत से पॉइजनस होते हैं, जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। हम्म, उनको उतना चांसेस नहीं होता, जैसे स्मोकिंग से अगर 100% है, तो उनको 50% चांसेस कैंसर के हो सकते हैं, जो सेकंड हैंड स्मोक होते हैं, हम्म, जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं। तो पैसिव स्मोकर्स को भी उतना ही खतरा है जितना स्मोकर्स को है। इनफैक्ट जो ई सिगरेट्स हैं या वेप जो करते हैं, उनको भी उतना ही खतरा है, बिकॉज जब वो स्मोक करते हैं, तो वो बहुत अंदर तक जाता है और उसमें भी कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो टीनेजर्स को बहुत के दिक्कत बहुत है। रिपोर्ट्स अब आ रही हैं। देखिए, आजकल टीनेजर में कितना ब्रोंकियल एस्थमा बढ़ गया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वेपिंग एंड ई सिगरेट्स। क्योंकि अल्टीमेटली वो जाके इन्फ्लेमेशन कर रहा है लंग में, तो अस्थमा लोगों को भी हो रहा है। इसीलिए देखिए, ई सिगरेट्स बैन हो गई है इंडिया में। पहले तो एयरक्राफ्ट में ही बैन था, अब इंडिया में भी ई सिगरेट्स बैन है, बिकॉज ई सिगरेट्स उतनी खतरनाक हैं जितनी हमारी नॉर्मल सिगरेट्स हैं।
इनफैक्ट ई सिगरेट्स का तो असर तुरंत ही आता है। इससे एआरडीएस जैसी चीज़ें फटाक से हो सकती हैं, अस्थमा जैसी चीज़ें जो कि स्मोकिंग में थोड़ा टाइम लेती हैं। हम्म। सारे ही खराब है, इसलिए बेटर है कि ऐसी दोस्ती करें जो स्मोक ना करता हो। जो लोग करते हैं उनके लिए फिर उनके लिए तो क्या ये असर? रेड सिग्नल्स हैं। ये देश अब इतने पॉल्यूशन में स्मोकिंग करना बहुत खतरनाक है। आपने देखिए डाटा आया था कि हम्म। अगर आप केवल रह रहे हैं तो 13 स्मोक कर रहे हैं। अगर आप बाहर निकल के आ रहे हैं 1 घंटे के लिए, हम्म। तो जो 13 स्मोक का जो सिगरेट आप अंदर लेते हो वो एयर ने आपको दे दिया है। ओह। तो अगर आप इस तरीके से हैं तो ऑलरेडी आप इतने स्मोक, इतने पॉल्यूशन, इतने इन्वायरमेंट में हैं और आप स्मोक भी करने लग जाते हैं, तो स्मोकिंग से इनडायरेक्टली डायरेक्टली वहाँ पे डैमेज होना चालू हो जाता है, तो पॉल्यूशन और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। हम्म। इसीलिए देखिए लोग बोल रहे हैं कि 2070 में आके इंडिया एक कैंसर की पॉपुलेशन कंट्री बनने वाली है। यहाँ सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स होने वाले हैं। यानी डायबिटीज का भी आपने एक तरफ कहा, कैंसर का भी। हाँ, क्या? क्योंकि ये अब जैसे से हम लोग जो ये लाइफस्टाइल है ना हमारी, ये हमारे हमको और डिजीज प्रोन बनाती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या लाइफस्टाइल और फिर स्मोकिंग, बड़ी अल्कोहल, ये सब बंद करना चाहिए अगर आप लोग को हेल्दी और स्वस्थ रहना है तो। क्या करना चाहिए फिर? अब आते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए करने को तो सब कुछ आपके अपने हाथ में ही है। जो हम लोग हैं, हम अपने हिसाब से हम अपने डाइट्स का ध्यान दें, हम्म। बैलेंस डाइट्स लें, हम्म। कोशिश करें अपना योगा अगर सुबह थोड़ा 10 मिनट का स्लॉट कर हम्म। सकते हैं, या जिम जाके 15 मिनट भाग सकते हैं, या जो लोग नहीं भाग सकते वो साइकिलिंग कर सकते हैं। हम्म। इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है। जितना हम अपने को बचा सकते हैं हम उतना अपना बचाएं। अगर बहुत AQI है तो मास्क लगा लें, ताकि थोड़ा उससे हम्म। आपको डैमेज से फ़ायदा मिलेगा। बहुत AQI में मत रन करिए, हम्म। बहुत AQI बच्चों को मत भेजिए, आप एल्डरलीज को वॉक पे मत भेजिए, हम्म। उससे भी करेगा। हमें जो जो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर हम इसकी जानकारी फर्स्ट हैंड मिलने लग जाए, उससे काफ़ी कुछ बचाव हो सकता है। जानकारी कहाँ से मिलेगी? क्योंकि अब लोगों के पास जैसे आधिकारिक सोच नहीं है, और आप ही देख रहे हैं कि सूचना से ज़्यादा गलत सूचना का अंबार है। लोग सर्च इंजन में डालते हैं और कुछ का कुछ मिल मिल जाता जाता है है। लोगों को। और एक बड़ी हिंदुस्तान के साथ ये है कि हर चीज़ में आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग भी हुँ। हैं। आप ये ऑक्सीजन बार क्या चीज़ है? और कई जगह हम देखते हैं कि इसको एंटी एजिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हुँ। ये कैसे काम करता है और काम ये करता भी आजकल है या एक बड़ा नहीं? प्रचलन हो गया है एंटी एजिंग के लिए गर्म पानी से ठंडे पानी में कूदना। तो हुँ। ये इनमें थोड़ा तो साइंटिफिक कांसेप्ट है, मगर जहाँ तक ऑक्सीजन बार की बात है, जो आप देखिए एयरपोर्ट पे भी लगा है आपने, हुँ। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। हुँ। इससे थोड़े सपोज़ कोई बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन से आया बंदा एयरपोर्ट में घुसा है, कहीं भी जहाँ पे हुँ। ऑक्सीजन बार है, उसको थोड़ी देर के लिए अगर उसको उसके कारण हेडेक हो रहा हो, हुँ। या उसको चेस्ट टाइटनेस हो रही है, तो ऑक्सीजन बार उसमें थोड़ी हेल्प कर सकता है। पर हुँ। अगली जाना तो आपको उसी दुनिया में फिर से है। हुँ। लॉन्ग स्टैंडिंग इसका कोई रोल ऑक्सीजन बार का नहीं होता। इनफैक्ट ऑक्सीजन बार से देखा गया है लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, अच्छा। या कुछ वल्नरेबल पेशेंट हो, जैसे हुँ। कोई ILD का पेशेंट है, या कोई COPD का पेशेंट है, या हुँ। कोई बुल्लस लंग का पेशेंट है, हुँ। उनमें ये डैमेज भी कॉज कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता तो नहीं हमारे अंदर क्या चल रहा है, हुँ। और फिर भी आप ऑक्सीजन लेना चालू करेंगे तो उससे आपको डैमेज भी हो सकता है। हुँ। जो नेजल प्रॉन्ग्स या जो ऑक्सीजन जहाँ से हम जिस पानी से देते हैं, दैट्स ऑल्सो सोर्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन। हुँ। तो लोगों को उससे फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। हुँ। इसलिए मैं तो कभी किसी को एडवाइस नहीं करूंगा कि ऑक्सीजन बार में ऑक्सीजन ले। ये हुँ। केवल एक चोचला, एक मिमिक जैसा ही है हुँ। कि ये बहुत दिक्कत हो रही है तो ये कर लो। आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज़्यादा किसी को फ़ायदा होने वाला है। वक्त पहिया ऐसे नहीं लगता घूम के आ गया? क्योंकि लोग गांव से शहरों में आए थे कमाने खाने के लिए, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख के बड़ा हतप्रभ होते थे, और अब शहर का व्यक्ति जब गांव में जाता है तो बहुत खुश होता है। ओ यहाँ का AQI इतना है, और इतना ज़्यादा जुगनू दिख रहे हैं, रात हाँ, में तारे दिख रहे हैं। नहीं डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी पॉइंट किया। अब देखिए ना, यहाँ के दिल्ली के लोग, कितने लोग बाहर अपना घर ले रहे हैं गाँवों में, उत्तराखंड में, इसी के सब कारणों के कारण। यहाँ दिल्ली में और महानगरों में रहना क्या मुश्किल होने वाला है, खासतौर पे सांस के लिए? देखिए जिस हिसाब से चल रहा है डेफिनेटली मुश्किल होने वाला है। जिस हिसाब से देखिए, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतना पोल्यूशन होगा, जितना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे, ये तो डेवलपमेंट की मार है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कंपेयर करें, डाटा देखें कि हम्म। लंदन यूके में कितना प्रोडक्शन होता है, कितनी फैक्ट्रियाँ, आपको देख के हतप्रभ हो जाएंगे। यूके में इंडिया की 10% फैक्ट्री भी नहीं होंगी, वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगती, वो सारा सामान बाहर से लेते हैं। क्यों? अपने देश को पॉल्यूटेड फ्री बना के रखा है उन्होंने। आप जाएँ यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे आप पानी नल का पी सकते हैं। हम्म। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की देन है। ये रैपिड जो हम सब जो देखिए, इससे पहले आपने देखा था टोक्यो में इतना अंधेरा हो जाता था, हम्म। चाइना में बीजिंग में अंधेरा हो जाता था। अब पर उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने इसको कंट्रोल किया। अब हम्म। बारी अपने देश की है। इंडिया में हेल्थ हाइजीन नाम की कोई बात ही नहीं ना, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, हेल्थ लिटरेसी नाम की कोई चीज़ नहीं ना। सरकारें जब
जब तक हेल्थ लिटरेसी के लिए बात नहीं करेंगे, उसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री काम नहीं करेगी, तब तक ये नहीं हो सकता। दिस इज हाई टाइम, पीक दिस टाइम। इज़ वेरी हाई टाइम। इसके बाद से ये सारा अंधकार में जैसा होने वाला है, हमारी हालत वैसी होने वाली है। क्योंकि हम शायद इंतजार करते हैं कि जब नवंबर आएगा तो स्मॉग की बात बात होगी, करिए। जनवरी आएगा तो फॉग की बात होगी, और फिर पॉल्यूशन के नाम पर बात छुट्टी हो जाएगी। उसके बाद बस ऐसे ही चलेगा। फिर गर्मियों में बात होगी तो पानी सूख जाएगा, और बहुत गर्मी होगी तो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लेंगे। अवेयरनेस नहीं होती लोगों अवेयरनेस नहीं हो रही, और सब पे एक पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर जो सबको असर कर रहा है। देखिए ना, पूरा इकोसिस्टम बिगड़ गया है, नदियों का इकोसिस्टम बिगड़ गया है। सारे नाले नदी पे गंगा नमामि प्रोजेक्ट, वो भी अभी इट्स नॉट मूविंग जितना उसको होना चाहिए था। हम्म। मतलब काम लोग बोलते हैं, लोग दिमाग लगाते हैं, पर उस पर जो कंटिन्यूड इफेक्ट एफर्ट होना चाहिए वो बहुत लैक करता है। कुछ बातें हमारे दर्शकों के लिए जो उनको इस मौजूदा परिस्थिति में खुद को बचाते हुए या खुद इनिशिएट करते हुए वो कर सकें, क्योंकि समाज बदलेगा तो बहुत बात की बात है। हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर हम अपने लेवल पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, आप कार पूलिंग स्टार्ट करें। कार पूलिंग से उतने व्हीकल्स अपने आप कम हो जाते हैं। आप अपना इंजन देखिए ना कैसा है, क्या वो धूल तो नहीं कर रहा है? आपके ऊपर क्या इंपॉर्टेंस है? आप पेड़ लगाइए, कोशिश करिए जितने घर के जितने मेंबर हैं उतने लोग पेड़ लगाएं। इंडोर प्लांट्स लगाएं, आउटडोर प्लांट्स लगाएं, बड़े शर्फ लगाएं। इससे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रुकता है, जो पॉल्यूटेंट है वो आके रुक जाते हैं। आप ये जो आपकी मेडिसिन है उसको लें, वैक्सीन्स पे ध्यान दें, इनहेलर्स पे अपना ध्यान दें, उससे भी आप बहुत ज़्यादा बचेंगे। रहना यही है, जीना यही है, पर कुछ ऐसा तरीका निकालना है कि जो इसका इफ़ेक्ट है हमारे लंग्स पर कम हो। जब बहुत ज़्यादा AQI हो, बाहर ना निकलें, मास्क का ज़्यादा यूज़ करें। अपनी डाइट का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल तो डाइट भी देखिए, जो भी हम खाना भी खा रहे हैं वो भी पॉल्यूटेंट वाला है, वो भी ऑर्गेनिक नहीं ना, वो भी किसी ने कुछ न कुछ केमिकल मिला है। कोशिश करें कि एक छोटा सा अपने पास किचन गार्डन हो जिसमें हम कुछ कर सकें। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। जो भी आप वेजिटेबल्स है उसमें भी ले सकते हैं। ये छोटे-छोटे जो रिस्पॉन्स है, इससे बहुत बड़ा ही, जब आप छोटा-छोटा करेंगे तभी इसका असर हमें 5-7 साल में मिलेगा। देखिए 7 साल, 7, 8, 10 साल से हम हर बार यही पॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, पर करते कुछ नहीं है। जिस हिसाब से होना, अगर आपके आस-पास देखिए धूल, इंडिया में 30% जो पॉल्यूशन है वो धूल का है, जो रोड पे धूल चल रही है। आप कार ड्राइव कर रहे हैं, मैं निकलता हूँ, देखो कितनी धूल है, ये फिर से पॉल्यूशन करेगी। मैंने सोचा, पर मैंने कुछ किया नहीं उसके लिए। तो इसको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बताना कि भाई ये धूल है, धूल सड़कों पे नहीं होनी चाहिए। हम केवल पॉल्यूशन के समय ही पानी का छिड़काव करते हैं। अगर वो धूल ही ना रहे तो वो धूल कहाँ से आ रही है? आपकी ग्रोथ से, जो जो इतना घर बन रहा है, जो इतना इंडस्ट्रिएशन हो रहा है, उसके कारण हो रहा है। उसको कैसे इसका कम किया जाए? ये काम गवर्नमेंट का होता है कि उनको चारों तरफ उनकी शील्डिंग करें धूल के समय। ये कंटिन्यूड जब इफर्ट करेंगे 3-4 साल, तब हम बच पाएंगे, जैसे टोक्यो ने किया। नहीं तो हम लोग की हालत तो बहुत बुरी होने वाली है। अब तो फिर भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, सब तरह की बातें होती हैं। कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो हरे कपड़ा डाल दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे बताया आपको अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि शेरों शायरियाँ तो बहुत हैं कि बंद कमरे में घुटन होती है, खिड़की खोलो तो जहरीली हवा आती है। ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अभी भी आप चेत गए तो आने वाले दिनों में कम से कम इतना हो सकता है कि आप अपने लिए नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी को कम से कम बेहतर हवा दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं हम आने वाले दिनों में फिर बेहतर हवा दिल्ली वालों को मिल सकेगी। धन्यवाद।